नमस्कार। काहू एडवोकेसी फाउंडेशन के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां हम विचारों की दुनिया में थोड़ी गहरी डुबकी लगाते हैं। नमस्कार। आज हम एक किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है द लास्ट जनरेशन। लेखक कौन है ये उतना जरूरी नहीं, पर इस किताब में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक सवाल तो खास तौर पर दिमाग में अटक सा गया है। कौन सा सवाल? सवाल ये है, जो अस्तित्व में ही नहीं है वो अपनी सहमति या आपत्ति कैसे दे सकता है? नैतिकता और सदाचार तो सिर्फ उन पर लागू हो सकते हैं जो पहले से मौजूद है। ये तो काफी सीधा सा लगता है सुनने में। हाँ, पहली बार में लगता है कि भाई बात तो सही है, जो है ही नहीं उसके लिए क्या सही, क्या गलत, क्या नैतिकता। बिल्कुल। पर जब इस पे थोड़ा गौर करते हैं ना, तो कई परतें खुलने लगती हैं। तो चलिए आज इसी सवाल को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। तो जैसा किताब कह रही है, मूल बात यह है कि नैतिकता मतलब ये जो सही गलत का हमारा पैमाना है, वो सिर्फ उन लोगों या चीजों पर लागू होता है जो अभी हैं, इसी वक्त मौजूद। हाँ, मौजूद। भविष्य में आने वाले लोग उन पर नहीं, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं। आप इस तर्क को कैसे देखते हैं? मतलब अगर इसे मान लें तो क्या होगा? देखिए, ये तर्क ना पहली नजर में बड़ा लॉजिकल लगता है, सीधा, साफ। पर अगर हम इसे पकड़कर इसके अंजाम तक जाएं, तो जो नतीजे निकलते हैं वो थोड़े कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले कैसे? सोचिए, अगर नैतिकता सिर्फ अभी मौजूद लोगों के लिए है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आज कुछ भी ऐसा करें जिससे भविष्य में भयानक तबाही आए, कोई त्रासदी हो, तो वो नैतिक रूप से गलत नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों पर असर पड़ेगा वो बेचारे तो अभी हैं ही नहीं। ना वो हाँ कह सकते हैं ना। अरे, ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। खतरनाक भी। बिल्कुल, जैसे किताब में भी इशारा है कि मान लीजिए भविष्य की पीढ़ी है ही नहीं अभी, तो क्या इसका मतलब है कि हम पर्यावरण को तबाह कर दें? हाँ। सारे संसाधन खत्म कर दें? ये सब ठीक होगा? नैतिक रूप से जायज, सिर्फ इसलिए कि वो अभी यहाँ रोकने टोकने के लिए नहीं है? ये बात कुछ हजम नहीं होती। बिल्कुल। और यहीं पर इस शुरुआती तर्क की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। अगर हम इसे पूरी तरह मान ले तो फिर भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बचती। कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, हम उनके लिए कैसी भी दुनिया छोड़े, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दर्शन शास्त्र में वैसे इस तरह की पहेलियों को कभी-कभी गैर पहचान समस्या यानी नॉन आइडेंटिटी प्रॉब्लम के दायरे में देखा जाता है। गैर पहचान समस्या ये क्या है? जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये थोड़ी जटिल दार्शनिक पहेली है, पर मोटा-मोटा मतलब ये है कि अगर हमारे आज के फैसले ये तय करते हैं कि भविष्य में कौन पैदा होगा, अच्छा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अगर हम कोई और फैसला लेते तो वो लोग पैदा ही नहीं होते, कोई और होता। जैसे मान लीजिए हम आज बहुत प्रदूषण करते हैं और उसकी वजह से भविष्य में किसी बच्चे को, मान लीजिए एक्स को, सांस की बीमारी होती है। तो ये समस्या कहती है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक्स को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अगर हम प्रदूषण ना करते तो शायद उसके माँ बाप किसी और वक्त मिलते या कुछ और होता और वो बच्चा एक्स पैदा ही ना होता, कोई और बच्चा वाई पैदा होता। तो सवाल ये है कि क्या हम उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिनका अस्तित्व ही हमारे कामों पर टिका है? ये एक पहेली है। ये तो काफी पेचीदा है। तो किताब इस पहेली को कैसे देखती है, या इस सवाल पर क्या नजरिया देती है? किताब इस पहेली के बहुत ज्यादा तकनीकी पहलुओं में नहीं जाती। वो एक सीधा तर्क देती है, खासकर उन लोगों के नजरिए से जिन्हें कभी-कभी एंटीनेटलिस्ट्स कहते हैं। एंटीनेटलिस्ट्स ये कौन होते हैं? ये वो विचारक हैं जो मानते हैं कि दुनिया में नया जीवन लाना नैतिक रूप से समस्या वाला हो सकता है। तो स्रोत ये साफ करता है कि उनके हिसाब से भविष्य में होने वाला नुकसान बिल्कुल मायने रखता है। हाँ, ये सोचना कि अरे वो अभी है नहीं तो हमें क्या, ये सोच एक तरह से अधूरी है, खतरनाक भी है। अधूरी क्यों है ये सोच? क्योंकि हम सब जानते हैं ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हमारे आज के काम कल पर असर डालते हैं। हाँ, ये तो है। हम आज जो करते हैं वही तो तय करता है कि कल कैसा होगा, कौन उस कल में जिएगा। हमारी आज की नीतियां, पर्यावरण के फैसले, हम कैसे संसाधन इस्तेमाल करते हैं, ये सब मिलकर भविष्य बनाते हैं। इसलिए जब हम आज के बारे में सोचते हैं तो भविष्य को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, उसे साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात तो सही है, और असल जिंदगी में हम ऐसा करते भी हैं। आपने पर्यावरण का उदाहरण दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा, पानी छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है।
हम भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं, सड़कें, अस्पताल, ये सोचकर कि आने वाले लोग इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो हम भविष्य का ख्याल तो रखते हैं, भले ही वो लोग अभी यहाँ ना हो। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर किताब एक बहुत तीखा सवाल उठाती है, एक चुभने वाला सवाल। क्या? किताब कहती है कि अगर हम नैतिक स्टैंड लेते वक्त भविष्य को ध्यान में रखते हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में, हाँ। तो फिर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के सवाल पर, हाँ। दुनिया में नया जीवन लाने के सवाल पर भविष्य के संभावित बुरे नतीजों को नजरअंदाज कर देना, ये सरासर दोगलापन या पाखंड नहीं तो और क्या है? ओ, यहाँ बात काफी दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी असहज भी। बिल्कुल। मतलब अगर हम मानते हैं कि भविष्य के लोगों के लिए पर्यावरण बिगाड़ना गलत है क्योंकि उन्हें तकलीफ होगी, हाँ, तो फिर किसी नए इंसान को इस दुनिया में लाने के फैसले पर ये ना सोचना कि उसे भविष्य में क्या-क्या झेलना पड़ सकता है, दुख, दर्द, बीमारी, अन्याय, इस पर विचार ना करना, ये तर्कसंगत कैसे हुआ? हाँ, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के उलट नहीं जा रही? यही वो बुनियादी तनाव है जिसे किताब सामने लाना चाहती है। एक तरफ है वो ठंडा दिमागी तर्क कि नैतिकता सिर्फ उनके लिए जो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी अंदर की आवाज, हमारी भावनाएं और हमारे बहुत सारे काम, जैसे पर्यावरण बचाना, जो चीख चीख कर कहते हैं कि नहीं, हमें भविष्य की और भविष्य के लोगों की परवाह है, भले ही वो अभी पैदा न हुए हों। सेखा। तो किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने नैतिक तर्क में सुसंगत होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है कि अगर भविष्य के बुरे नतीजे एक मामले में, जैसे पर्यावरण, नैतिक रूप से गलत हैं, हाँ। तो वो दूसरे मामलों में भी नैतिक रूप से सोचने लायक होने चाहिए। और इसमें प्रजनन का फैसला भी शामिल है। यानी किसी को दुनिया में लाने का फैसला करते वक्त ये सोचना कि उससे भविष्य में क्या दुख तकलीफें हो सकती हैं, ये भी नैतिक विचार के दायरे में आना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण के लिए सोचेंगे लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की संभावित मुश्किलों के बारे में आंखें बंद कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शुरू वाला तर्क था कि जो मौजूद नहीं उस पर नैतिकता लागू नहीं होती, वो असल में हमारे अपने ही रोजमर्रा के नैतिक व्यवहार और सोच के खिलाफ जाता है कई मामलों में। हाँ, बिल्कुल। हम उसे पूरी तरह से अपना ही नहीं सकते। अगर अपना लें तो फिर तो भविष्य के लिए कुछ भी अच्छा करने का, जैसे पर्यावरण बचाने का, कोई नैतिक आधार ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। अगर हम पूरी तरह से उस पहले तर्क को मान लें तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना या उनके लिए एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करना, ये सब नैतिक रूप से जरूरी नहीं है। अरे, क्योंकि वो तो है ही नहीं अभी। पर क्या हम सच में ऐसा मानते हैं? शायद नहीं। हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि भविष्य मायने रखता है, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर भविष्य मायने रखता है तो फिर किताब का तर्क है कि हमें प्रजनन के सवाल पर भी उतनी ही गंभीरता से सोचना होगा। क्या किसी को अस्तित्व में लाना हमेशा एक अच्छा या नैतिक रूप से सही काम है? खासकर तब जब हम जानते हैं कि जीवन में दुख और पीड़ा एक सच्चाई है, भविष्य अनिश्चित है, दुनिया में पहले से मुश्किलें कम नहीं हैं। ये सवाल उस शुरुआती तर्क को सीधी चुनौती देता है। ये कहता है कि नहीं, हमारे कामों के भविष्य के नतीजे और उन नतीजों को भुगतने वाले, चाहे वो अभी मौजूद न भी हों, नैतिक सोच विचार के दायरे में आने ही चाहिए। ये वाकई एक गहरी नैतिक कश्मकश है। मुझे याद है शुरू में सवाल सहमति के बारे में भी था, कंसेंट, कि जो मौजूद नहीं वो सहमति कैसे दे। क्या किताब इस पर भी कुछ कहती है? हाँ, सहमति वाला बिंदु भी दिलचस्प है। शुरुआती तर्क क्या कहता है कि जो मौजूद नहीं वो सहमति नहीं दे सकता, इसलिए उस पर नैतिकता लागू नहीं होती। हाँ। लेकिन इसका उल्टा भी तो उतना ही सच है ना, कि जो मौजूद नहीं है वो आपत्ति भी तो नहीं जता सकता, ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके लिए कुछ भी तय करने को आजाद हैं? किताब का इशारा यही है कि ये तर्क हमें एक ऐसी फिसलन भरी ढलान पर ले जा सकता है जहां हम भविष्य के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें। इसलिए किताब का नजरिया ये लगता है कि भविष्य के संभावित नुकसान पर विचार करना ज्यादा जिम्मेदाराना और नैतिक तरीका है, भले ही सहमति या आपत्ति का जो हमारा पारंपरिक ढांचा है वो यहाँ सीधे सीधे फिट ना बैठे। अच्छा। किसी को दुनिया में लाने का फैसला एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे वो व्यक्ति भुगतेगा। वो नतीजे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। किताब का तर्क है कि उन बुरे नतीजों की संभावना को नजरअंदाज करना नैतिक रूप से सही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति अभी सहमति या असहमति जताने के लिए मौजूद नहीं है। ये सोचना कि सहमति न दे पाने का मतलब आपत्ति न जता पाना भी है,
ये वाकई नजरिए को बदलता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि हमारे रोज के फैसलों से, खासकर जीवन देने जैसे बुनियादी फैसले से जुड़ा एक गहरा नैतिक सवाल है। बिल्कुल। ये सवाल हमें अपनी नैतिक सुसंगतता मतलब कंसिस्टेंसी को जांचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम भविष्य के बारे में सिर्फ चुनिंदा तरीके से सोचते हैं? क्या हम कुछ मामलों में भविष्य के नुकसान को गंभीरता से लेते हैं, जैसे पर्यावरण? हाँ। और कुछ में नहीं, जैसे प्रजनन? किताब हमें इसी असंगति पर, इसी इनकंसिस्टेंसी पर सोचने के लिए उकसाती है। लागू हो सकती हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। हाँ। हमने देखा कि कैसे ये विचार हमें अजीब नतीजों तक ले जा सकता है अगर हम उसे पूरी तरह मान लें, खासकर पर्यावरण जैसे मुद्दों पर। हमने गैर पहचान समस्या जैसी दार्शनिक उलझन को संक्षेप में समझा और किताब के इस मुख्य तर्क को जाना कि हमें भविष्य के संभावित नुकसान पर लगातार और सुसंगत रूप से विचार करना क्यों जरूरी है, और इसमें प्रजनन से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है। हाँ। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल के मुहाने पर लाके खड़ा कर देती है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर हमारे आज के काम सिर्फ भविष्य को शक्ल ही नहीं देते, बल्कि ये भी तय करते हैं कि भविष्य में कौन मौजूद होगा और कौन नहीं, तो हमारे आज के फैसलों पर, खासकर उन फैसलों पर जो सीधे सीधे नए इंसानों के अस्तित्व से जुड़े हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बड़ी। हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आज के चुनाव, हमारी आज की दुनिया और आने वाली पीढ़ियों की संभावित खुशी या उनके दुखों के बीच कितना गहरा, कितना अटूट रिश्ता है। जैसा किताब भी इशारा करती है, क्या हम इस भारी जिम्मेदारी को सिर्फ इसलिए अनदेखा कर सकते हैं कि वो भविष्य की पीढ़ियां अभी हमारे सामने खड़ी होकर सवाल नहीं पूछ सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। वाकई। इस विचार उत्तेजक चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये प्रस्तुति काहू एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। धन्यवाद। हम द लास्ट जनरेशन किताब से उठाए गए और भी सवालों और उन पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे। तब तक सोचते रहिए।